नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, नाड़ी परीक्षण के इस विशेष वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने कफ, पित्त और वात, इनकी विशेष कुछ विशेषताओं के बारे में आपने जरूर जानकारी प्राप्त किया होगा। दोस्तों, वीडियो को सुन करके आप मनन भी किया करिए, क्योंकि नाड़ी परीक्षण शब्द का विषय नहीं है, ये ज्ञान का भी विषय नहीं है, ये श्रवण का यानी सुनने से जानने योग्य चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ अनुभव और अभ्यास का विषय है। इसीलिए नाड़ी परीक्षण के लिए इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो सूत्र है, वो बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम है, लेकिन उसमें किया जाने वाला अभ्यास बहुत अधिक है। दोस्तों, यह मध्य गति, तीव्र गति और मंद गति इसीलिए जांचा जाता है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इंसान के शरीर में जो हार्ट है वो जब बंद हो जाता है तो वहां से ब्लड हमारे शरीर के समग्र अंगों में से होते हुए बड़ी तीव्र गति से या बड़े मंद गति से या मध्य गति से हमारे लंग्स में जाकर के अंदर घुस जाता है। लंग्स से भी इसी प्रकार से हार्ट की ओर पूरे शरीर से शरीर को स्पर्श करते हुए वही मंद गति से, वही तीव्र गति से या मंद गति से होते हुए हार्ट में आता है। तो हार्ट से पूरे शरीर में चक्कर लगाते हुए लंग्स में जाना या लंग्स से पूरे गति से हार्ट में जाना, ये क्रिया एक समान रूप से शरीर में चलता रहता है। जब हम अपने नाड़ी में जब स्पर्श करते हैं तो इसमें उछलने और बैठने की जो क्रियाएं, जो नाड़ी में जो होता है, जो स्पंदन होता है, वो वही है। हार्ट से लंग्स में जा रहा है ब्लड और लंग्स से हार्ट की ओर आ रहा है। बस ये जो सारे क्रियाएं, हार्ट से जब बड़ी तीव्र गति से ब्लड आगे की ओर जाता है तो हमारे शरीर के समग्र अवयवों से होते हुए ब्लड लंग्स में जाता है। तो इसी गति को नापने के लिए नाड़ी परीक्षण बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले अब हार्ट से लंग्स में यह ब्लड किस गति से जा रहा है? क्या मंद गति से जा रहा है, जिसे हम हंस का प्रतीक मानते हैं? क्या वो तीव्र गति से जा रहा है, जिसे हम पित्त प्रदान मेढक की गति अनुभव करते हैं? या क्या वो मध्य गति से, जो वायु का प्रतीक सर्प के समान चलते हुए जाता है? तो इसे हम हमारे नाड़ी से महसूस कर सकते हैं। अगर किसी के नाड़ी, चाहे वो उसके चेस्ट में स्पर्श करने से या उसके हाथ के नाड़ियों में स्पर्श करने से, अगर उसकी गति सर्प के समान मध्य गति वाला होगा तो समझना चाहिए कि यह आदमी वायु प्रधान वाला शरीर है। अगर वो मेढक के समान तेज ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट की ओर ये ब्लड आ रहा है, इसका मतलब ये पित्त प्रकृति वाला मेढक के समान इसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तीव्र गति वाला इसका ये हार्ट है या लंग्स है। ऐसे ही अगर वो मंद गतिचारी है तो वो फिर कफ प्रकृति वाला उसका ये शरीर है। तो यहां से हमें ये थोड़ा सा जानकारी मिलती है। दोस्तों, स्थूल और सूक्ष्म भेद से हमारे शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ी विद्यमान है। कुछ स्थूल है और कुछ सूक्ष्म है। इनमें से सुषुम्ना नाड़ी जो 3 नाड़ी है, वही शरीर के समग्र अंग में से होते हुए हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में टच होता है। यह जो सुषुम्ना नाड़ी जो 3 नाड़ी है, बस यही मुख्य नाड़ी है। और इन्हीं नाड़ी को स्पर्श करने से हमें पैर में होने वाली गतियों को, हमारे लंग्स में होने वाले गति को, हमारे हार्ट में होने वाले गति को, हमारे ब्रेन में होने वाली गति, या तो पूरे समग्र शरीर में कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई आगे पीछे गति, उसकी सभी चीजें हम अपने नाड़ी से ही पता कर सकते, बस इन 3 नाड़ियों के बदौलत। अब ये 3 जो नाड़ी है, उसमें सबसे पहले नाड़ी हवा बहने वाली वायु स्रोतस नाड़ी के नाम से जानते हैं।
जहां पर सिर्फ हवा ही बहता है, यानी ऑक्सीजन बहता है। उस 3 नाड़ी में से दूसरे नाड़ी से मल, हड्डी और रस ही बहता है। इसे हम टॉक्सिन को बहने वाले भी कह सकते हैं, मल स्रोतस भी कह सकते हैं। और तीसरे जो नाड़ी है वहां से आहार का बहना होता है, यानी कि हम जो कुछ भी भोजन करते हैं उस भोजन का कुछ सार अंश वहां से आगे की ओर निकलता है। यही जो आहार है इसको हम जो सप्त धातु में आगे जाकर के जोड़ेंगे। जैसे एक अगर हमने कोई भोजन किया तो उसका रस बनेगा, रस पकने के बाद रक्त बनेगा, रक्त पकने के बाद मांस बनेगा, मांस जब पकेगा मेद बनेगा, मेद जब पकेगा अस्थि बने यानी हड्डी बनेगा, जब हड्डी पकेगा तो मज्जा बनेगा, जब मज्जा पकेगा तो वीर्य बनेगा। ऐसा करके ये सारे आहार का ही एक सूक्ष्म अंग है। तो ये आहार स्रोतस नाड़ी ये तीसरे नंबर में आता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये 3 नाड़ी जो कहीं ऑक्सीजन बहा रहा है, कोई मल, हड्डी और रस को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कहीं आहार इस तरह से सप्त धातुओं का निर्माण करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये सारे तकरीबन 3.5 करोड़ जो नाड़ी है वो मृदंग के समान, उसका एक अंग, एक हिस्सा, एक सिरा, एक केंद्र नाभि और दूसरा केंद्र मस्तिष्क, इस तरह से बना करके डमरू की तरह, जिस प्रकार से डमरू के बाहर की ओर रस्सी से खींच करके रस्सी को एक गति दी जाती है, उस मृदंग को एक गति दी जाती है, उसी प्रकार से यह नाड़ी भी नाभि और मस्तिष्क के 2 केंद्र बना करके पूरे शरीर को आबद्ध इस नाड़ी ने किया है। और इसी प्रकार से हमारा शरीर संचालित होता है। दोस्तों समग्र जो नाड़ी है यहां पर प्रधान रूप से 2 में वायु ही प्रधान है। जो वायु है वो ही प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान रूप से 5 प्रकार के जो प्राण है वो समग्र नाड़ियों में गति करता है और गति करके विविध प्रकार के कार्य का वो संपादन करता है। तो दोस्तों हमारे शरीर जो कफित वात में 80% जो कार्य प्रणाली है, जो काम है वो वायु का ही होता है। यानी कफ और पित्त से प्रधान रूप में वायु होता है। वह वायु ही निश्चित स्थान पे कार्यवश जब आवश्यकता हो तो वह वायु कफ और पित्त को लेकर के आगे की ओर विविध प्रकार के कार्य संपादन के लिए लेकर के चलता है। इसीलिए इस वायु के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो नाड़ी शोधन के लिए सबसे पहला अंग वायु के बारे में समग्र जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आइए वायु के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राण वायु के। 5 तरह के वायु में सबसे प्रधान वायु जो है उसका नाम है प्राण वायु। यह इंसान के सिर से लेकर के गले और वक्षस्थल तक निवास करता है, लेकिन इसका गति हमारे वक्षस्थल के ऊपर यानी जो हमारे कंठ के थोड़े नीचे से सिर तक ऊपर की ओर गति करता है वायु का। यह प्राण वायु हमारे बुद्धि, हमारे इंद्रिय, मन का धारक है। यानी हमारे मन जिस चीज को प्रतिपादित करता है या मन जिस चीज को मान लेता है या जिस चीज को वो नहीं मानता, उन सभी व्यवहारों में प्राण वायु का सबसे बड़ा हाथ रहता है या प्रभाव रहता है। मुझे कोई चीज पसंद है या नहीं है, मेरे इंद्रिय शिथिल है या नहीं है, मेरा बुद्धि कितना तीव्र है, यह सभी प्राण वायु ही तय करता है या इनके ऊपर कंट्रोल करता है। इसीलिए इंसान का जो शरीर है उसमें प्राण वायु का सबसे बड़ा रोल रहता है। दोस्तों इसके कार्य के विषय में अगर हम बात करेंगे तो शरीर में अन्न प्रवेश करना प्राण वायु का मुख्य काम है। हमारे श्वास को अंदर प्रवेश करना प्राण वायु का काम है। ऐसे ही मुंह से थूकना, छींक मारना और डकारना यह मुख्यतः प्राण वायु का ही काम है। वैसे समग्र शरीर के अंतिम सिरा
प्राण वायु का ही होता है। हमारे मस्तिष्क में छोटी छोटी नसें जिसे अपनी आंख शायद ही देख नहीं पाता, वहां पर प्राण वायु का विचरण होता है और वो वहां पर ऑक्सीजन का प्रसारण करता है। जो हमने नीचे 3 तरह के नसों के नाड़ियों के बारे में जो बात किया था, जहां पर पहले नंबर में हवा बहने वाली वायु स्रोतस नाड़ियों की जो जिक्र किया था, वो अंत में यही प्राण वायु में आकर के समाहित हो जाता है। इसीलिए प्राण वायु का कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन को आदान प्रदान करना भी है। मस्तिष्क में अगर प्राण वायु खराब हो जाता है तो इंसान को पागलपन होना या उसको मिर्गी जैसा भयानक समस्या होना, यह सभी प्राण वायु के ही दोष के वजह से या कमजोरी के वजह से देखा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों उदान वायु। उदान वायु जो है हमारे वक्षस्थल से ऊपर कंठ तक, यानी हमारे गले के जो गांठ वाली जो भाग है, वहां पर गति करने वाला जो वायु है उसको उदान वायु कहा जाता है। हमारे छाती से लेकर के हमारे कंठ तक ऊपर की ओर जो गति करता है वो उदान वायु है। और हमारे कंठ से या वक्षस्थल के ऊपर हिस्से से हमारे मस्तिष्क तक जो गति करे उसे प्राण वायु कहा जाता है। तो उदान वायु का काम क्या है? संभाषण करना, यानी जो आदमी बहुत अधिक बोलता है उसमें उदान वायु का अधिक कार्य होता है। जिस आदमी का उदान वायु कमजोर है वो आदमी कभी गायन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि गायन करना, भाषण करना, विशेष बात बोलना, चतुरता से अपने बात को रखना उदान वायु का ही विशिष्ट कार्य है। तो उदान वायु के बिगड़ते उदान वायु अगर है तो वो आदमी बोलने में थोड़ा असमर्थ होगा, या कुछ झिझकते हुए बोलेगा, या कुछ शर्मिला टाइप का होने का संभावना उदान वायु के बिगड़ने से होता है। तीसरे नंबर में दोस्तों समान वायु का नंबर आता है। समान वायु का कार्य हमारे शरीर में पाचकाग्नि, जो 5 प्रकार की अग्नि है, 13 प्रकार की अग्नि होते हैं, जहां पाचकाग्नि, सप्त धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि, ऐसे करके 13 अग्नि, जहां पर जो पाचकाग्नि यानी पंच जो अग्नि है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश शरीर के अंदर जो विद्यमान है, उनके स्थिति को मेंटेन रखने वाला या उनके लिए जो पोषण करने की जो कार्य करे वो समान वायु है। अन्न को पचाता है, जो अग्नि के साथ रह करके उस अग्नि को बल देने वाला यही समान वायु है। इसीलिए जिस आदमी का समान वायु डिसबैलेंस में है या कंट्रोल में नहीं है, उस आदमी के अब कुछ सालों के बाद डाइजेस्ट सिस्टम बहुत कमजोर हो सकता है। इसीलिए समान वायु का यही कार्य है कि वो पाचकाग्नि को संपादन करे और अन्न को निश्चित स्थिति से पचाने का कार्य करे। अपान वायु दोस्तों, अपान वायु मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय में स्थित रहता है। जैसे समान वायु हमारे पाचकाग्नि में स्थित रहता है, वैसे ही अपान वायु हमारे मलाशय, मूत्राशय और गर्भाशय में स्थित रहता है। अपान वायु का मुख्य कार्य विक्षेपक है, यानी चीजों को नीचे की ओर लेके जाना है। पक्वाशय में ठीक समय पर मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ, आर्तवादी को नीचे की ओर प्रवृत्त करना ही अपान वायु का मुख्य काम है। यानी कि समान वायु के सहयोग से हमारा जो अग्नि, जो 13 प्रकार की अग्नि, विशेष पंचाग्नि जो है, जो पाचकाग्नि है, उनके माध्यम से जब अन्न अच्छी तरह से पक जाता है, तो पकने के बाद उस अन्न को मलाशय, मूत्राशय और गर्भाशय आदि इन स्थानों तक सकुशल पहुंचाने का काम अपान वायु का है। चाहे वो मल हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो वीर्य हो, अपने अपने स्थान में प्रवृत्त करने का काम अपान वायु का है। अब हम बात करेंगे मांसगत चेष्टा संपादक वायु, जिसे हम व्यान बोलते हैं। तो व्यान वायु के बारे में
हमारा धर्मशास्त्र क्या बोलता है कि शरीरस्थ जो रस रक्त स्वेद यानी पसीना को बहा करके शरीर से बाहर की ओर निकालना और समग्र शरीर में विविध प्रकार के चेष्टाओं को संपादन करना, सर्व शरीर व्यापी जो प्राण है, समग्र शरीर के स्किन में यानी मांस में जो गति करने वाला जो वायु है, जहां से अगर पसीना बाहर निकालना होगा तो व्यान वायु की आवश्यकता पड़ती है। मतलब स्किन से जो चीज बाहर निकाला जा सके तो वहां पर अपान वायु नहीं। अपान वायु जो मल बाहर निकलने के लिए लिंग से, गुदा से आदि स्थानों से अपान वायु बाहर निकालता है, लेकिन व्यान वायु हमारे स्किन से दोषों को बाहर की ओर व्यारित करता है यानी निकालता है। चाहे वो रस से उत्पन्न होने वाले दोष हो, चाहे वो रक्त से उत्पन्न होने वाला दोष हो, तो इन सभी को स्वेद अवस्था में प्राप्त करके उनको बाहर निकालने का काम मुख्यतः व्यान वायु का काम है। तो वैसे इसको मांस यानी हमारे जो स्किन है वहां पर व्यान वायु का निवास स्थान है, ऐसा बताया जाता है। मगर इस घटते और बढ़ते गति को प्राप्त करने वाला पंच प्राण या चाहे प्राण वायु, उदान, समान, अपान और व्यान, इन जो 5 वायु के बारे में आपको कैसे मालूम चलेगा? हम कैसे पता करें कि हमारे नाड़ी स्पर्श करने के बाद इन वायुओं को कैसे हम जान सकते हैं? हालांकि दोस्तों यह बात बहुत बड़ी अनुभव का विषय है। लंबे समय तक अगर आप अभ्यास करेंगे तो अब मैं आपको इन स्थान को पकड़ने की जो ज्ञान देने जा रहा हूं उसे आप शायद पकड़ सकते हैं। वैसे सिर्फ बात सुनकर के इसको आप कभी भी पकड़ नहीं सकते। आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण या रोग परीक्षण के लिए 10 वर्ष का समय दिया गया है। अब आप सिर्फ 20 मिनट के वीडियो देख करके तो शायद आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे या जान नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शरीर के प्राण वायु की यथा स्थिति को जानने के लिए हमारा जो तर्जनी अंगुली है उसकी सहायता से हम प्राण वायु को जान सकते हैं। हमारे उदान वायु को जानने के लिए भी तर्जनी जो उंगली है उसी उंगली के नीचे ही इसे हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन समान वायु को जानने और अपान वायु को जानने के लिए हम हमारे मध्यमा वाली उंगली जहां से हम पित्त दोष को देखते हैं वो तकरीबन भी 70% मध्यमा उंगली और 30% वायु वाले तर्जनी उंगली का स्पर्श से हम ये समान वायु के बारे में हम अंदाज लगा सकते हैं। ऐसे ही अपान वायु जो है उसकी यथा स्थिति को जांचने के लिए हम हमारे अनामिका उंगली, क्योंकि यहां से दोस्तों मल बाहर निकालने की क्रियाएं होनी है, तो मल कफ वर्गीय है, इसीलिए 60% अनामिका और बाकी का 40% तर्जनी उंगली से हम अपान वायु को जान सकते हैं। व्यान वायु के बारे में अभी तक कोई जानकारी धर्मशास्त्रों में या मेरे को अभी तक कोई पता नहीं चला है। अगर आप व्यान वायु को किस उंगली के नीचे जांच सकते हैं उसको जानने की कोई अगर विधा है तो जरूर आप कमेंट में लिख करके दे दीजिए। तो दोस्तों आज मुझे दे दीजिए विदा। आने वाले समय में मैं जल्दी ही आपके सामने इस नाड़ी दोष के बारे में या नाड़ी परीक्षण के बारे में जरूर मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये सप्त धातु भी नाड़ी परीक्षण में इसके बारे में भी, किस उंगली के नीचे रस के बारे में, किस के नीचे रक्त के बारे में, किस उंगली के नीचे मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। इसके विषय में आने वाले वीडियो में विशेष विश्लेषण के साथ आऊंगा। आज मुझे दीजिए विदा। दोस्तों मैं एक बार आपसे फिर कहूंगा इस वीडियो को कई बार रिपीट करके सुनिएगा और इसको मनन करिए। निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको घर बैठे बैठे ही बड़ी सहजता से नाड़ी परीक्षण की इस दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप न्यू व्यूवर्स हो, मुझे मेरी इस बात को आप सुन रहे और आपको अगर ये चीज अच्छा लगता है, मेरे ज्ञान, मेरे नॉलेज बताने का तरीका, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, ताकि आने वाले समय में जैसे ही इसके
6ठे नंबर का वीडियो में डालूंगा, तो आपके मोबाइल में या ईमेल के माध्यम से या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके सामने वो वीडियो जरूर आएगा। मुझे आज दीजिए विदा। जय श्री राम।